एक देश जहां 5वीं क्लास तक के बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी है। एक ऐसा देश जहां कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति पूरी तरह से बैन कर दी गई है। एक देश जिसे दुनिया का सबसे युवा मंत्रिमंडल चला रहा है। ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं शायद किसी यूरोपीय देश की बात कर रही हूं, लेकिन यह हकीकत है हमारे पड़ोसी नेपाल की, जहां भी हाल ही में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। और इस बदलाव के नायक बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह, जिन्होंने नेपाल की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन यह सब रातों रात नहीं हुआ। इस बदलाव की कहानी शुरू होती है साल 2025 से, जब नेपाल के युवा सड़कों पर उतरे। इसे दुनिया भर में जेन ज़ी आंदोलन के नाम से जाना गया। वैसे तो प्रदर्शन की शुरुआत सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुई थी, लेकिन फिर ये पुरानी राजनीति, बढ़ते भ्रष्टाचार और फेल होते सिस्टम के खिलाफ एक आंदोलन बन गया। बालेन शाह ने युवाओं की इस नई लहर का नेतृत्व किया, जो पेशे से इंजीनियर और मशहूर रैपर हैं और काठमांडू के मेयर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। आंदोलन का नतीजा यह हुआ कि केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। बदलाव की मांग इतनी ज्यादा थी कि इसके बाद जब नेपाल में चुनाव हुए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। कई बड़े और दशकों से सत्ता में बैठे दिग्गज नेता चुनाव हार गए। बालेन शाह और उनकी युवा टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसने नेपाल की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और ऐसे फैसले लिए जाने लगे जिनकी देश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही सबसे बड़ा बदलाव नेपाल की शिक्षा व्यवस्था में किया। उन्होंने कुर्सी संभालते ही साफ कर दिया कि शिक्षण संस्थानों को अब राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। बालेन शाह सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्र राजनीति और छात्र संगठनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। यह फैसला हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि बालेन शाह खुद युवाओं और छात्रों के उसी जेन ज़ी आंदोलन की उपज है, जिसने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है। ऐसे में कई आलोचकों ने कहा कि बालेन डर गए हैं। उन्हें लगता है कि कहीं छात्र नेता मिलकर उनके खिलाफ भी कोई नया आंदोलन न खड़ा कर दे। लेकिन इस कदम के पीछे बालेन सरकार का तर्क कुछ और ही था। दरअसल बालेन को लगता है कि नेपाल के पुराने और मुख्य धारा के राजनीतिक दल इन छात्र संगठनों का इस्तेमाल सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए करते हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करके उनसे हड़तालें करवाई जाती हैं। इसलिए कैंपस को पूरी तरह से राजनीति मुक्त कर दिया गया। छात्र राजनीति खत्म करने के बाद बालेन ने छोटे बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरह से तनाव मुक्त बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। नेपाल में अब 5वीं क्लास तक के बच्चों को कोई भी पारंपरिक परीक्षा या रटने वाला एग्जाम नहीं देना होगा। अब इन छोटे बच्चों का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों से किया जाएगा। सरकार का मकसद बच्चों को रट्टू तोता या मशीन नहीं बनाना है, बल्कि उनकी असली समझ और रचनात्मकता को विकसित करना है। बालेन शाह का तीसरा फैसला वो था जिसकी मांग हमारे यहाँ भारत में कई बार उठ चुकी है। उन्होंने आदेश जारी किया कि अब से नेपाल के सभी मंत्रियों, बड़े अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा। इसके पीछे उनकी सोच है कि अगर सरकार को अपने ही बनाए सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं है, तो आम जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी। इस फैसले ने सरकारी स्कूलों की क्वालिटी सुधारने का भारी दबाव सिस्टम पर डाल दिया है। जाहिर है, अब जब किसी बड़े मंत्री या बड़े अफसर का बच्चा आम आदमी के बच्चे के साथ उसी सरकारी स्कूल की बेंच पर बैठेगा, तो वहां पढ़ाई का स्तर और सुविधाएं अपने आप सुधरने लगेंगी। इससे शिक्षा में फैला वीआईपी कल्चर भी खत्म होगा। काश कि ये हमारे देश में भी हो पाता। इसके साथ ही बालेन सरकार ने नेपाल की राष्ट्रीय पहचान को वापस लाने के लिए एक और दिलचस्प फरमान सुनाया। नेपाल में ऑक्सफोर्ड, पेंटागन या कैम्ब्रिज जैसे विदेशी और भारी भरकम नाम वाले जितने भी शिक्षण संस्थान थे, उन्हें अपना नाम बदलने का निर्देश दे दिया गया। सरकार का मानना है कि शिक्षा के बाजारीकरण के नाम पर यह विदेशी नाम सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। सभी संस्थानों को अब अपनी स्थानीय और नेपाली पहचान अपनानी होगी, ताकि बच्चों में अपनी जड़ों और संस्कृति के प्रति गर्व पैदा हो सके। और शिक्षा के मोर्चे पर आखिरी बड़ा फैसला नागरिकता के नियम को लेकर था। नेपाल में पहले ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई और यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए नेपाली नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होता था। बालेन सरकार ने इस अनिवार्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
नेपाल के कुछ हिस्सों में, खासकर मध्य क्षेत्र में, नागरिकता बहुत जटिल मुद्दा रहा है। इस सख्त नियम के कारण कई होनहार छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। बालेन के इस फैसले ने अब शिक्षा के दरवाजे उन सभी के लिए खोल दिए हैं जो सिर्फ एक कागज के टुकड़े की वजह से पीछे छूट रहे थे। शिक्षा के अलावा बालेन शाह ने नेपाल के पूरे सिस्टम को साफ करने का जो अभियान छेड़ा है, उसने नेपाल के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। कुर्सी पर बैठते ही बालेन शाह ने ऑपरेशन क्लीन को जमीन पर उतारा और इसकी शुरुआत हुई नेपाल के सरकारी दफ्तरों से। सालों से नेपाल के सरकारी दफ्तरों में बड़े नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतीक और तस्वीरें लगी थी, बालेन ने सबसे पहले उन्हें हटवाया। उनका संदेश है कि सरकारी दफ्तर आम जनता की सेवा के लिए है, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं है। इसके साथ ही सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब नेपाल का कोई भी नागरिक सीधे ऑनलाइन देख सकता है कि सरकार क्या वादे कर रही है, बजट कहां खर्च हो रहा है और मंत्रियों का प्रदर्शन कैसा है। वीआईपी कल्चर और बंद कमरों की राजनीति को जड़ से खत्म करने की ये पहली बड़ी चोट थी। इसके बाद बालेन शाह ने अपना सबसे भावुक वादा निभाया, जो उन्होंने चुनाव से पहले नेपाल की जनता से किया था। 2025 के जेनजी आंदोलन में पुलिस और सिस्टम की सख्ती के कारण 27 छात्रों की जान चली गई थी। सत्ता में आते ही बालेन सरकार ने बिना किसी देरी के उन सभी 27 शहीद छात्रों के परिवार के सदस्य को नेपाल विद्युत प्राधिकरण में सरकारी नौकरी दे दी। सरकार ने देश को बता दिया कि वो उन युवाओं का बलिदान भूली नहीं है, जिनकी वजह से आज नेपाल में नई सुबह आई है। लेकिन ऑपरेशन क्लीन का सबसे बड़ा कदम तो अभी बाकी था। बालेन ने एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो पिछले 20 सालों से सत्ता में रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। इसकी शुरुआत हुई है 2006 के रिकॉर्ड से, क्योंकि 2006 में जब दूसरे जन आंदोलन के बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह की सरकार गिर गई थी, तब नेपाली कांग्रेस, CPN-UML और माओवादी केंद्र जैसी पार्टियों ने देश चलाया। इन पार्टियों के नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता का गलत इस्तेमाल करके काफी संपत्ति इकट्ठा की। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब एक साथ 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्तियों की खुली जांच हो रही है। इन नामों में शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड और KP शर्मा ओली जैसे वो दिग्गज शामिल हैं, जिनका कल तक नेपाल की राजनीति में सिक्का चलता था। बात सिर्फ संपत्तियों की जांच तक नहीं रुकी। मार्च 2026 के अंत में बालेन सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। हालांकि ये भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में नहीं था। इसके पीछे वजह थी 2025 का जेनजी आंदोलन। ओली पर आरोप है कि आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कुचलने और उन पर बेरहमी से दमन करने के आदेश दिए थे। ओली के साथ साथ उनके कार्यकाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी इसी मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया। मतलब जो लोग कल तक सत्ता के नशे में फैसले सुनाते थे, आज वो खुद कानून के कटघरे में खड़े हैं। इतना ही नहीं, बालेन सरकार ने ओली समेत 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के उन पुराने मामलों की फाइलें भी दोबारा खोल दी हैं, जिन्हें सत्ता में रहते हुए इन नेताओं ने ठंडे बस्ते में डलवा दिया था। सरकार का एक ही लक्ष्य है, ये पता लगाना कि इन नेताओं ने अपनी आय से कहीं ज्यादा संपत्ति आखिर कैसे और कहां से जमा की। ये नेपाल के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन क्लीन बालेन शाह अकेले नहीं चला रहे। उनके पीछे एक ऐसी टीम है जिसने पुरानी राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। बालेन शाह का यह मंत्रिमंडल दुनिया का सबसे युवा और शायद सबसे अनोखा मंत्रिमंडल है। इसे ऐसे ही जेनजी कैबिनेट नहीं कहा जा रहा, इसके पीछे ठोस वजह है। इस कैबिनेट में कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 10 मंत्रियों की उम्र 40 साल से भी कम है। ये कोई आम या पुराने नेता नहीं है, बल्कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें उनके काम और काबिलियत की वजह से चुना गया है। आमतौर पर हमारे एशियाई देशों में मंत्री पद नेताओं को खुश करने के लिए बांटे जाते हैं, लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं हुआ। इस नई सरकार की सबसे खास बात इसका 33% महिला प्रतिनिधित्व है। कैबिनेट में 5 महिला मंत्रियों को जगह दी गई है, जो बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। और अगर इन मंत्रियों की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। इनमें से कई मंत्रियों ने भारत के प्रतिष्ठित IITs और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे दुनिया के नामी संस्थानों से अपनी पढ़ाई पूरी की है। यानी ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं।
और सिस्टम को समझते हैं। चलिए इस कैबिनेट के कुछ सबसे प्रमुख चेहरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला नाम खुद प्रधानमंत्री बालेन शाह का है। महज 35 साल के बालेन पेशे से एक इंजीनियर हैं। राजनीति में आने से पहले वो मशहूर रैपर रह चुके हैं और अब देश के रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी वो खुद ही संभाल रहे हैं। इसके बाद नाम आता है 51 साल के डॉक्टर स्वर्णिम वागले का, जो अब नेपाल के नए वित्त मंत्री हैं। डॉक्टर वागले जाने माने और अनुभवी अर्थशास्त्री हैं। नेपाल की गिरती अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर है। वहीं नेपाल के गृह मंत्रालय जैसी भारी कमान 38 साल के सुडान गुरुंग को दी गई है। सुडान गुरुंग वही युवा नेता हैं जिन्होंने 2025 के जेन जी आंदोलन को जमीन पर लीड किया था। आज वो देश की आंतरिक सुरक्षा संभाल रहे हैं। सिस्टम को साफ करने के लिए कानून का सख्त होना जरूरी है। इसीलिए कानून और न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी 31 साल की युवा वकील सोबिता गौतम को दी गई है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, जहां सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं, उसे महज 29 साल के सस्मित पोखरेल संभाल रहे हैं, जो खुद भी पेशे से एक वकील हैं। विदेश मंत्री शिशिल खनाल एजुकेशन एंटरप्रेन्योर हैं। ऊर्जा मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पेशे से वकील 33 साल की गीता चौधरी को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान निशा मेहता के हाथ में है, जो पेशे से नर्स हैं। इस टीम का हर चेहरा अपने आप में एक विशेषज्ञ है। कोई पत्रकार है, कोई नर्स है, तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई वकील। ये वो लोग हैं जो जमीन की हकीकत को समझते हैं। अब ये तो हुई देश के अंदर की बात, जहां इस युवा टीम ने सफाई शुरू कर दी है। लेकिन देश सिर्फ अपनी अंदरूनी नीतियों से नहीं चलता, उसके विदेशों से कैसे रिश्ते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है, खासकर अपने पड़ोसियों से। बालेन शाह सरकार ने अपनी विदेश नीति में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो भारत और चीन जैसे दो बड़े और ताकतवर देशों के बीच बसा हुआ है। आमतौर पर नेपाल में जब भी कोई नई सरकार बनती है तो दुनिया यही देखती है कि नए प्रधानमंत्री का झुकाव किसकी तरफ है। वो अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए दिल्ली को चुनते हैं या बीजिंग को। लेकिन बालेन शाह ने इस पुरानी कूटनीति को पूरी तरह से किनारे कर दिया। उन्होंने किसी एक देश को खास तवज्जो देने के बजाय एक साथ 17 देशों के राजदूतों की संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें भारत, चीन और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राजदूत एक ही मेज पर बैठे थे। इस एक बैठक से बालेन शाह का संदेश साफ था कि नेपाल अब किसी भी बड़े देश के कूटनीतिक दबाव में काम नहीं करेगा। बालेन सरकार की नई विदेश नीति अब पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी। इस नीति का सिर्फ एक ही आधार होगा, नेपाल फर्स्ट, यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या फैसले में सबसे पहले सिर्फ नेपाल के लोगों का हित देखा जाएगा। इसके साथ ही बालेन ने सैन्य गुटों को लेकर भी नेपाल का रुख दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। आज जब पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, बालेन सरकार ने तय किया है कि नेपाल किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। नेपाल अब बफर स्टेट की अपनी असली भूमिका निभाएगा। वो अमेरिका, चीन और भारत समेत सभी देशों के साथ समान और संतुलित रणनीतिक संबंध बनाकर रखेगा। वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश की गुटबाजी के लिए नहीं होने देगा। कागज पर बालेन शाह की कूटनीतिक नीतियां सुनने में बहुत शानदार लगती हैं। एक आजाद देश के लिए अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करना बिल्कुल सही है, लेकिन कूटनीति में जब आप पुरानी व्यवस्था को झटके से बदलते हैं तो जमीन पर उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बालेन शाह की इसी नई और सख्त विदेश नीति का पहला असर भारत नेपाल बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, जिसे दुनिया के सबसे शांत और खुले बॉर्डर्स में से एक माना जाता था। इस तनाव की वजह है भारत से सामान खरीदने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी, जिसे नेपाल में भंसार कहा जाता है। कस्टम ड्यूटी गलत नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब 100 रुपए से ज्यादा कीमत का कोई भी सामान ले जाने पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है। दरअसल दशकों से भारत और नेपाल के बीच अघोषित और व्यवहारिक साझेदारी चली आ रही है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लोग आराम से बॉर्डर पार करके भारत के बाजारों में आते हैं। वो बिना किसी रोक टोक और बिना किसी टैक्स के 5,000 रुपए तक का घरेलू सामान खरीदकर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब ये छूट पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। बालेन सरकार ने बॉर्डर पर फरमान लागू कर दिया है कि अगर आप भारत से 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान लाते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से उस पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। और ध्यान देने वाली बात है कि टैक्स कोई छोटा मोटा नहीं है। सामान की कैटेगरी के हिसाब से कस्टम ड्यूटी 5% से लेकर 80% तक हो सकती है। इसके अलावा कई जरूरी सामानों पर 13% का बिक्री कर यानी वैट भी अलग से लगाया जा रहा है।
नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने इन्हें लागू करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रक्सौल, जोगबनी और काकरभिट्टा जैसे प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर तलाशी अभियान चल रहा है। बॉर्डर पर लाउडस्पीकर लगाकर मुनादी की जा रही है और लोगों को इस नए टैक्स नियम की चेतावनी दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति छुपकर राशन या घरेलू सामान ले जाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका पूरा सामान जब्त किया जा रहा है। सख्ती सिर्फ पैदल आने जाने वालों पर नहीं है, बल्कि वाहनों के लिए भी नियम बहुत कड़े कर दिए गए हैं। अगर आप भारतीय नंबर प्लेट की कार, बाइक या ट्रक लेकर नेपाल जाते हैं तो आपको बॉर्डर पर भंसार चुकाकर परमिट लेना ही होगा। बिना इसके गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बालेन शाह ने इतना कड़ा फैसला क्यों लिया? क्या वो जानबूझकर भारत से रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल बालेन शाह के इस फैसले के पीछे नेपाल का अपना आर्थिक गणित और कुछ बड़े फायदे छुपे हैं। सबसे पहला फायदा है नेपाल की अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाना। बालेन सरकार का तर्क है कि सस्ते भारतीय सामान की वजह से नेपाल के छोटे उद्योग पनप ही नहीं पा रहे। टैक्स लगने से भारतीय सामान महंगा होगा तो लोग मजबूरी में ही सही लेकिन नेपाली सामान खरीदेंगे, जिससे उनके अपने उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा बड़ा फायदा है सरकारी खजाने को भरना। बॉर्डर खुला होने की वजह से रोजाना करोड़ों रुपए का सामान बिना टैक्स के नेपाल चला जाता था। इस कड़े भंसार नियम से नेपाल सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। और इसका तीसरा बड़ा फायदा यह है कि इसके बहाने बॉर्डर पर होने वाली तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग पर काफी हद तक लगाम लग जाएगी। तो ये तो हुए कागज पर दिखने वाले फायदे, लेकिन जमीन पर इस फैसले के नुकसान बहुत भारी पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान वहां की आम जनता को हो रहा है। रोजमर्रा की चीजें जैसे दाल, चीनी, सब्जियां और कपड़े कल तक सीमा पार से सस्ते में आ जाते थे, वो अब आम आदमी के लिए महंगे हो गए हैं। शादी ब्याह के लिए एक साड़ी खरीदने पर भी अब बॉर्डर पर कस्टम की लाइन में लगना होगा। सबसे बड़ा नुकसान भुगत रहे हैं नेपाल के मधेश क्षेत्र के लोग। तराई इलाकों में रहने वाले लोगों का भारत के साथ सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता है। यहाँ शादियां सीमा पार होती हैं और सुख दुख एक साथ बांटे जाते हैं। यही वजह है कि इस आदेश के खिलाफ मधेश में भारी गुस्सा है। बीरगंज में जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाल में जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर संस्कार के लिए हम भारत से सामान लाते हैं। ये उनके लिए एक अघोषित नाकेबंदी जैसा है। लेकिन एक सच ये भी है कि भंसार का कानून नया नहीं है। इसे नेपाल की पिछली सरकार ने करीब 1.5-2 साल पहले ही पास कर दिया था, लेकिन मधेसी जनता के विरोध के डर से पुराने नेता इसे लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पर बालेन शाह पुराने राजनेताओं की तरह वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए सत्ता में आते ही उन्होंने अपने सिस्टम क्लीनअप अभियान के तहत इस धूल खाते कानून को पूरी सख्ती के साथ जमीन पर उतार दिया। बालेन शाह की इसी बेबाकी और सख्ती ने नेपाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बालेन सरकार के तमाम फैसले सुनने में भले ही कितने शानदार और क्रांतिकारी क्यों न लगे, लेकिन बड़ा सवाल अभी वही है कि क्या नेपाल का पुराना सिस्टम इतने बड़े बदलावों का बोझ एक साथ झेलने के लिए तैयार है? आज नेपाल दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ बालेन शाह के पास देश के युवाओं का मजबूत समर्थन है, जिसने उन्हें जेनजी आंदोलन से निकालकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है। युवाओं को उनमें सच्चा नेता दिखाई देता है। दूसरी तरफ चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पुराने और दिग्गज नेता अपनी सत्ता छीनने और जेल जाने से बौखलाए हुए हैं, और उधर भारत से लगती सीमा पर मधेसी जनता का गुस्सा, जिसे अगर समय रहते शांत नहीं किया गया तो बड़े संकट में बदल सकता है। ये तो साफ है कि बालेन शाह ने नेपाल में बदलाव की जिस नई आंधी को जन्म दिया है वो आसानी से थमने वाली नहीं है, लेकिन पुरानी व्यवस्था से लड़ना और ताकतवर पड़ोसियों के साथ रिश्ते बैलेंस करना बड़ी चुनौती है। बालेन शाह के काम करने के तरीके को आप कैसे देखते हैं? क्या पुराने सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए ऐसा ही कोई क्रेजी युवा नेता चाहिए, या फिर कूटनीति और अनुभव की अपनी अलग जगह होती है? और देखिए, एक बहुत खास बात यहाँ पर यह है कि जिन तुगलकी फरमानों, खासकर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजी आंदोलन हुआ था, जिससे बालेन शाह निकले हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक के बाद एक फरमान जारी कर दिए हैं। तो क्या वो बदल गए हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।